नमस्कार। आपका स्वागत है लीडरशिप क्लब के एक दूसरे एपिसोड में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आज ओकाया ईवी के एमडी एंड चेयरमैन श्री अनिल गुप्ता जी से। आज हम पहुंच चुके हैं ओकाया ईवी के हेडक्वार्टर में, जो दिल्ली के पीरागरी में स्थित है और इनकी हाईटेक टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। हम आपका तारुफ कराने वाले हैं अनिल जी से, और अनिल जी से हम समझेंगे कि ईवी का भविष्य भारत में कैसा है, क्योंकि ईवी को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के दिमाग में। उसको क्लियर करने के लिए हमारे पास ईवी के एक्सपर्ट मौजूद हैं आज, जिनका 40 सालों से एक्सपीरियंस है। अनिल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अनिल जी, आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है लोगों के पास, कि आप जाने जाते हैं, आप 40 सालों से एक बैटरी के बिजनेस में थे, अब अचानक से क्या हुआ कि हमने ईवी बनाना चालू कर दिया, बैटरी चार्जिंग स्टेशन बनाना चालू किया, इसके बारे में आप थोड़ा रोशनी डालिए। ज़रूर। अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल है क्या। इलेक्ट्रिक व्हीकल बेसिकली आधी बैटरी है। 50% ऑफ द कॉस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी ही होती है, और 40 साल के हमारे बैटरी के अनुभव को हम इसमें लेके आए हैं। बाकी 40% उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसमें माइक्रोटेक के अंदर हमें इन्वर्टर्स का और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो तजुर्बा है वो ईवी में यूज़ होगा। 10% सॉफ्टवेयर है। हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं पिछले 20 सालों से अमेरिका को। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ओकाया ईवी सेक्टर ओकाया के लिए ही बना है। हम सबसे सक्षम हैं ईवी के फील्ड में सक्सेस होने के लिए, अपने 40 साल के बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर के तजुर्बे के कारण। पर अनिल जी, मुझे बताइए, ईवी की बात सब कर रहे हैं, बट ईवी में जो बेसिक चैलेंज है, आई थिंक गवर्नमेंट भी लगी हुई है इसको एड्रेस करने में, आपके लोगों के साथ काम करते हुए। बट सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम एरिया है, जो सबने एड्रेस किया है, कि इसमें चार्जिंग पॉइंट्स को लेके आम जनता परेशान है। तो लोगों के इस परेशानी को दूर करने के लिए आपको क्या मानना है कि आप इस चार्जिंग स्टेशंस को लेके क्या काम करने वाले हैं? देखो, चार्जिंग की एंजाइटी, रेंज एंजाइटी ईवी की ग्रोथ को रोक रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। पर आज के ज़माने में अगर मैं स्कूटर की बात करूं, तो एक एक स्कूटर 140 से 160 किलोमीटर तक चलता है, और एक आदमी एक स्कूटर को एक दिन में 50-60 किलोमीटर चलाता है। तो उसे 2-3 दिन में चार्ज करने की आवश्यकता होती है। घर के कंफर्ट में वो आराम से चार्ज कर सकता है। सरकार ने हाईवेज पे और सब की पॉइंट्स के ऊपर स्कीम निकाली हुई है फेम की, जिसके अंदर वो चार्जिंग स्टेशंस लगा रही हैं, और सब कारें, सब व्हीकल्स वहाँ पे चार्ज हो सकते हैं। स्टैंडर्ड्स भी अब कन्वर्ज होते जा रहे हैं। जैपनीज स्टैंडर्ड चैडिमो से अब सारी कारें DC 001 फास्ट चार्ज पे शिफ्ट होती जा रही हैं। 1-1.5 घंटे में चार्ज पूरी कार हो जाती है। गूगल मैप्स के ऊपर आपको सारी लोकेशन मिलती है चार्जिंग स्टेशन की। आप किसी भी मेथड से पे कर सकते हैं। तो कार भी इंट्रा सिटी चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब हम एक सिटी से दूसरी सिटी लंबे लंबे जाते हैं, तब चार्जिंग स्टेशन आपको हाईवेज पे और की पॉइंट पे मिलते हैं। मैं खुद भी एक ईवी का यूज़र हूँ, और पिछले 2 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। मैं बड़े आराम से चंडीगढ़ जाके, बद्दी परवाणू अपने प्लांट्स में जाके ईवी से वापस आ जाता हूँ। कोई रेंज एंग्जाइटी की बात रही नहीं है। कारें भी अब 350, 400, 500 किलोमीटर की रेंज में आने लगी हैं। तो आपको कहने का मतलब है, आप आम जनता को ये बोलना चाहेंगे कि आप जितना हो सके ईवी का यूज करें, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में भी काम आता है, और आप किस तरीके से चार्जिंग स्टेशंस बना बना के इस चीज को और एड्रेस कर रहे हैं। सर देखिए, जैसा भारत 24 का नारा है कि जहां तक भारत वहां तक भारत 24, और इस नारे को कहीं ना कहीं उकाया ग्रुप भी सार्थक करता है, क्योंकि मैंने कहीं रिपोर्ट में पढ़ा कि आपकी जो डीलरशिप है आज की डेट में इंडिया में 400 जगह आप पहुंच चुके हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं देख रहा हूँ कि एक ये भारतीय कंपनी है जो सिर्फ इंडिया में नहीं, अब श्रीलंका तक पहुंच चुकी है। आप श्रीलंका में भी आपने जाके वहाँ झंडे गाड़ना चालू कर दिए। तो इसके पीछे विजन क्या है आपका? आप इंडिया, साथ में श्रीलंका, क्या करना चाहते हो? उकाया ग्रुप, क्या लगता है आपको आने वाले 5 सालों में कहाँ पहुंचेगा सर? मुझे ऐसा लगता है, सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन कि ईवी के अंदर हो क्या रहा है, क्यों ईवी इनएविटेबल है। मैं देखता हूँ कि 2030 में हर दूसरी गाड़ी ईवी होने वाली है। मैं तो ऐसा बिलीव करता हूँ कि 2030 में एक्चुअली पेट्रोल पंप भी नहीं होंगे, ईवी चार्जिंग स्टेशन जगह जगह लगे होंगे, और लोगों को चार्ज करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑन द गो, क्योंकि रात को घर के कंफर्ट में जो चार्ज करके आएंगे, रेंजेस इतनी लंबी होंगी, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है एक स्कूटर की, अगर आप देखें, 3 रुपये पर डे की आती है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी कम है। तो ईवी के इस रेवोल्यूशन को अब कोई रोक नहीं सकता। अब हम भी चाहते हैं कि हम इंडिया के हर नूक एंड कॉर्नर में हों, तो हमारा प्लान हर डिस्ट्रिक्ट, हर तालुका में ईवी की डीलरशिप खोलने का ओकाया का है। 400 हम खोल चुके हैं। इस साल के आखिर तक हम 700-750 पे होंगे,
और 2-3 हज़ार तालुका में भी ईवीज़ की अवेलेबिलिटी होगी। बी और सी क्लास सिटीज़ में अब ईवी बहुत तेज़ी से पकड़ रहा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इतनी कम है कि वो बस एक ऑप्शन ही नहीं है उनके पास ईवी पे ना जाने का। आपने एक्सपोर्ट की बात करी, इंडिया को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। अभी तक ईवीज इंपोर्ट होते थे, अब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फेम टू पीएलआई स्कीम्स के जरिए हमारे भारत में ईवीज का और बाकी सब चीज़ों का डेवलप हो रहा है कि नेट एक्सपोर्टर बनने जा रहा है इंडिया। ईवीज की एक्सपोर्ट पोटेंशियल को देखते हुए हमने नेपाल, श्रीलंका में ऑलरेडी ईवी एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया है, और हम इस साल के आखिर तक 10 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, और अगले 3 साल में 26 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करके इंडिया का नाम रोशन करने का ओकाया ईवी का प्लान है। ओकाया ईवी अपने आप को अभी सप्लाई चेन जो सिस्टम है ईवीज के अंदर, अभी मेन बॉटलनेक है कि कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ओकाया ने कंपोनेंट बिजनेस में भी बहुत इन्वेस्ट किया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ईवी मोटर्स, लाइट्स, मोटर कंट्रोलर्स, चार्जर्स, फ्रेम्स, प्लास्टिक पार्ट्स, ओकाया ईवी अपने आप को बहुत तेज़ी से एक ईवी कंपनी बनाने में जुटी है। बैटरीज तो हम पिछले 40 सालों से बनाते ही हैं, तो बैटरीज भी हमारी हैं, मोटर्स भी हैं, लाइट्स भी हैं, उसके बाद मोटर कंट्रोलर, चार्जर्स भी हम बनाते आ रहे हैं। तो एक पूरा इकोसिस्टम हमें लगता है ओकाया ईवी अगर अपना तैयार कर लेगी तो कॉस्ट में भी, क्वालिटी में भी, और पूरे देश और दुनिया में देश का नाम रोशन करने में सक्षम होगी। सर देखिए, ये तो बात होगी ग्रोथ की, बट साथ में आपको मैं चाहूंगा आप एक पॉइंट पर एड्रेस करें जो बहुत थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ईवी के स्पेस में, क्योंकि आए दिन ये न्यूज़ रिपोर्ट हो रही है कि किसी खड़ी हुई गाड़ी में आग लग गई, ईवी की। और इसको लेके लोगों के मन में एक संशय भी है कि ये क्या सेफ है, मैं अपने घर में रखता हूँ जाके एज ए कंज्यूमर आपसे सवाल पूछूं, तो इसको आप कैसे एड्रेस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से? ये ईवी कितनी सेफ है, ओकाया की भी अगर मैं पूछूं या बाकी ब्रांड्स की पूछूं, आप उसमें कुछ बताना आ, देखो, डर लगना लाजमी है। जब भी ऐसी घटना रिपोर्ट होती है तो टेंशन होना कस्टमर के माइंड में बिल्कुल वाजिब है। पर ईवी के अंदर अगर बैटरी टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो टेक्नोलॉजी दो तरह की आती है। एक है लिथियम फेरोफास्फेट, एलएफपी टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं। वो हाई टेम्परेचर्स पे हाईली रिलायबल, और साइकिल लाइफ उसकी 2000 साइकिल से ज़्यादा होती है, जो कि एक ऑर्डनरी दूसरी टेक्नोलॉजी एनएमसी टेक्नोलॉजी से डबल लाइफ देती है, और हाई टेम्परेचर पे बिल्कुल स्टेबल रहती है, थर्मली बहुत स्टेबल है, वर्ल्ड वाइड जानी जाती है कि वो एकदम स्टेबल टेक्नोलॉजी, उसमें आग नहीं लगती। उसमें अगर कभी कुछ हो भी जाए तो सिर्फ धुआं निकलता है, आग नहीं लग सकती। जबकि एनएमसी टेक्नोलॉजी में आग लग सकती है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक के जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर सरकार ने कुछ नए रूल्स फ्रेम किए, AIS 156 स्टैंडर्ड निकाले। उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अब सब मैन्युफैक्चरर्स को अपनी बैटरीज को पास कराना होगा। बैटरीज के सेल का डेटा, बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस का भी अब सरकार ऑडिट करेगी। इन सब पहल से सरकार चीप और सस्ती बैटरी इंपोर्ट करके, सस्ते सेल करके जोड़ने वाले बैटरी के लोगों को रोक रही है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तीनों का हाथ है एक अच्छी सेफ बैटरी बनाने के लिए। और सरकार के इस इनिशिएटिव के कारण, जिसमें AIS 156 के ऊपर बहुत सारे मैन्युफैक्चर लगे हुए हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी भी अच्छी यूज़ होगी, और सेल्स भी अच्छे यूज़ होंगे। तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम आगे सुनने में नहीं मिलेगी। अनिल जी, मैं आपसे आखिरी में दो सवाल पूछना चाहूंगा जाने से पहले, क्योंकि ये हमारे लीडरशिप क्लब का एक स्पेशल एपिसोड है। उसमें मैं ये समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने अपने ग्रुप में देखा जाए तो आपने एक्शन को इतना बड़ा बनाया, माइक्रोटेक आपने किया, अभी ओकाया भी आप बढ़ा रहे, आप सेकंड जनरेशन को कैसे देख रहे हैं इस बिजनेस में? आपकी सेकंड जनरेशन जो आपके आने वाले लोग हैं इस चीज में, बिजनेस में आ चुके हैं, या वो क्या भूमिका निभा रहे हैं, और आप किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं? बहुत लकी हूँ मैं इस मामले में। ये हर बिजनेसमैन के माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। हमारी सेकंड जनरेशन, हम 4 ब्रदर्स हैं, और चारों ब्रदर्स के एक एक लड़का है। हर लड़के ने इंजीनियरिंग पूरी की है और 90% प्लस मार्क्स से बिजनेस में आए हैं। अब हमारी सेकंड जनरेशन 6 साल से बिजनेस में है। एक बेटा माइक्रोटेक का पूरा बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है, दूसरा ईवी चार्जिंग स्टेशंस का काम करता है, तीसरा रियल एस्टेट को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है, और चौथा सॉफ्टवेयर के बिज़नेस को और लेड एसिड बैटरी के बिज़नेस को नई हाइट्स दे रहा है। तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन
मुझे लगता है हमसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है, टेक्नोलॉजी सेवी है, आईटी के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, सीमलेस कनेक्टिविटी उन्होंने प्लांट्स में कर दी है, प्लांट्स के वर्जन 4 इंडस्ट्री 4.0 के ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो फ्यूचर तो बहुत ही सुहावना और हसीन दिखाई देता है मुझे। अनिल जी, मैं एक चीज़ और आपसे बात करना चाहूँगा जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं। मैंने आपके 2-4 लोगों से बात करी, आपके एसोसिएट से बात करी, आपके डीलर से बात करी। सबका यही कहना है कि आप ग्राउंड में जाके काम करने वाले आदमी हैं, और आप आपके बारे में एक चीज़ और फेमस है कि अनिल जी कहीं भी हों, कुछ भी कर रहे हो, वो जवाब ज़रूर देते हैं मैसेजों का भी। और कोई एक ऐसा आदमी नहीं है जिसने कहा हो कि अनिल जी ने कभी मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं किया, या तो इसके पीछे क्या ऊर्जा मिलती है? आप स्वास्थ्य को लेके क्या करते हैं? आपकी दिनचर्या कैसे होती है? अगर आप उस पर 2 मिनट बता पाएँ तो। देखो, कम्युनिकेशन और हम्बलनेस ही किसी आदमी को आगे ले जा सकती है। अगर हम किसी को कम्युनिकेशन साइकिल को पूरा करते हैं, किसी ने कोई कुछ ग्रीटिंग किया और उसको रिवर्स जवाब देते हो, कम्युनिकेशन की साइकिल पूरी हो जाती है और उससे एक एफिनिटी पैदा होती है, एक रिलेशनशिप पैदा होती है जो हमेशा आपको बहुत आगे तक ले जाती है। लोग आपको अपने लेवल पे देखते हैं तो बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं। ग्राउंड पे काम करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। जो ग्राउंड से उठा है उसको ग्राउंड पे काम करने की पूरी वैल्यूज़ पता है। तो मैं अपने हर वेंडर को, अपने हर कस्टमर को हर अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे जाके मिलता हूँ, देखता हूँ, सीखता हूँ। तो जो वहाँ से इनपुट मिलते हैं उसके हिसाब से प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए, कंपनी के सिस्टम प्रोसेसेस को बनाने के लिए मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उसकी स्टोरी से, जब अकबर वेश बदल के जाते थे और वहाँ पे जाके अपनी प्रजा का हाल देखते थे। तो मैं भी बिना ओकाया की शर्ट पहने, मुझे बहुत सारे लोग नहीं जानते फील्ड में, तो ये सब करने में मुझे बहुत मज़ा आता है और जो फीडबैक मिलता है वो बहुत आँख खोलने वाला होता है। जहाँ तक आपका सवाल था दिनचर्या के बारे में, तो सैटरडे संडे 2 घंटे योगा मैं बिना नागा करता हूँ। 5 बजे उठ के मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, मैनिफेस्टेशन और जाप ये करता हूँ। थर्सडे को गीता 2 घंटे ज़रूर सुनता हूँ। इससे मुझे पीस ऑफ माइंड और हेल्दी बॉडी मिलती है। जैसे अभी हम ईवी की बात कर रहे थे, अगर आप मुझसे पूछें कि आप कौन सी कार चलाते हैं तो मैं कहता हूँ आई ड्राइव माई बॉडी। My body is driven by some car. So taking care of your body is first duty of all human beings. Second duty is taking care of the mind. Then comes the business. तो दिनचर्या इसी से शुरू होती है। मैं जल्दी सो जाता हूँ और जल्दी उठना मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। खाने के अंदर मैं सिर्फ एक मील खाता हूँ पिछले 10 सालों से, और शाम के खाने से पहले सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल पे रहता हूँ। मैं एक प्रोग्राम एनएलएस है नेचुरोपैथी का, उनके गुरुजी ओम प्रकाश जी, उनसे बहुत प्रभावित हूँ और डिजीज़ फ्री लाइफ है मेरी। कोई भी किसी तरह की मेडिसिन मैं लेता नहीं। 60 साल का मैं हो चुका हूँ। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ एनएलएस वालों का, जिन्होंने मुझे ये सब सिखाया। यही मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। जैसा कि आपने देखा, आज हम आए थे उकाया ईवी के हेडक्वार्टर में और अनिल गुप्ता जी से बात कर रहे थे, और उन्होंने फ्यूचर ऑफ ईवी के बारे में बड़ी खुल के बात करी, क्योंकि फ्यूचर ऑफ ईवी हिंदुस्तान में बहुत ब्राइट है। और इसी इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए आप लोगों से विदा लेते हैं।